कहां तक किया था, यहीं से स्टार्ट करना है जस्ट। when silences amounts to fraud। ओके, तो यहां से अपने को शुरू करना है। when silence amounts to fraud। अब देखो बच्चों, आपसे कुछ बोला गया और आप साइलेंट हो, तो क्या माना जाएगा कि आप फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं है? तो आप याद रखना है कि फ्रॉड कब होता है। तो फ्रॉड की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा है, फ्रॉड का मतलब होता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। और सारे फैक्ट नहीं, मटेरियल फैक्ट। मटेरियल मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर वो छुपाए जाएंगे और विद इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। अगर दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए चीजें छुपाई जा रही है ना, तो इसका मतलब कि वहां फ्रॉड हो रहा है। अब जनरल रूल क्या है बच्चों की, साइलेंस भी फ्रॉड। अगर मैंने आपसे कोई चीज पूछी और आप चुप रहे और आपने वो बातें भी नहीं बताई जो कि इंपॉर्टेंट या मटेरियल फैक्ट्स थे, तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। तो कहता है कि ओनली साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। कहता है कि अगर आप साइलेंट है किसी फैक्ट पे, तो वो फ्रॉड नहीं है। अब इसके एक्सेप्शन देखते हैं। तो दैट मीन जो जनरल रूल वो क्या बना कि साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं होता है। लेकिन कब वो फ्रॉड हो जाएगा? पहला पॉइंट, ड्यूटी टू स्पीक एग्जिस्ट वेयर द पार्टी स्टैंड इन अ फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। कहता है कि जहां पे आपकी ड्यूटी है बताना, और फ्यूडिशियरी का मतलब होता है जहां आपकी किसी के साथ गुड फेथ में रिलेशनशिप है। आपको पता है गुड फेथ का मतलब ये होता है कि जब भी मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो हम गुड फेथ में काम करते हैं कि हम एक दूसरे से ना ही कुछ छुपाएंगे, ठीक है, ना ही कुछ गलत करेंगे। तो जब हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में ना इंश्योरेंस कंपनी वाले ढेर सारे क्लॉजेस लगा देते हैं, और फिर बाद में जब क्लेम लेना होता है तो कंपनी कहती है कि ये तो क्लेम नहीं मिलेगा, इस पॉइंट की वजह से ये क्लेम नहीं मिलेगा। या फिर आपने पूछा था कि अगर ऐसा हो जाएगा हमें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो लोग उस टाइम पे साइलेंट थे, तो इसका मतलब उन्होंने फ्रॉड किया है। लेकिन अगर उन्होंने अपने एग्रीमेंट पे वो बात लिखी हुई थी, तो फिर वो फ्रॉड नहीं है। तो यही कह रहा है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब जैसे फादर सन, गार्जियन, वार्ड, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ये माना जाता है ये हमेशा अपने आप को पूरा का पूरा ओपन करके रखते हैं सामने वाली पार्टी को। और अगर कुछ पूछा जाता है और ये साइलेंट रहते हैं, तो इसको हम फ्रॉड मान सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी हॉर्स विच ए नोस। ए ने बी को घोड़ा बेचा और ए को पता है कि वो हॉर्स कैसा है, अनसाउंड माइंड। और बी ने वो घोड़ा किसको दे दिया, बी एज डॉटर, और बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज। Here relationship between the parties would make A's duty to tell B that horse is unsound। तो ए ने जब अपना घोड़ा बेचा बी को, उसने नहीं बताया कि ये घोड़ा अनसाउंड है, और ये एक मटेरियल फैक्ट है। तो घूम फिर के बात कहाँ आ गई, मटेरियल फैक्ट पे। When silence itself is equivalent to speech। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है, जहां तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी स्पीच हो, आप चुप हो और उसका मतलब भी आप बहुत बातें कर रहे हो। तो कहते हैं जहां साइलेंट ही स्पीच है, तो वहां हम मानेंगे। जैसे आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बोल दो किसी को, कि जैसे मैं कहता हूँ ये गाड़ी बेकार तो नहीं है, और आप कुछ नहीं कहते, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि हाँ ये गाड़ी बेकार नहीं है, और बाद में पता चले कि उसमें तो ब्रेक ही नहीं थे गाड़ी में। तो ये कहता है बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शेल एज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड। मतलब उसने कहा कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि आपने जो भी चीज मुझे दी है वो सब ठीक है, और आप कुछ नहीं बोले, तो यहाँ पे आपको तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, अगर कभी भी ऐसा फ्रॉड हो तो कहता है रिसाइन। मतलब रिसाइन का मतलब होता है टर्मिनेट या एंड कर देना कॉन्ट्रैक्ट को, टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। आप इंसिस्ट कर सकते हो सामने वाले से कि भाई हमें परफॉर्मेंस दे दो, माना कि तुमने फ्रॉड किया था, पता चल गया, तो हमें परफॉर्मेंस दे दो, या फिर तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हुआ है, वो नुकसान के अगेंस्ट हमें कंपनसेट कर दो। नहीं, ब्रीच का मतलब अलग होता है। टर्मिनेट मतलब खत्म करना, ब्रीच मतलब अपनी परफॉर्मेंस ना देना। ब्रीच का रिजल्ट होता है टर्मिनेशन, फ्रॉड का रिजल्ट होता है टर्मिनेशन। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया बच्चों। ये मैंने आपको मिस रिप्रेजेंटेशन बता ही दिया था, इसको आप एक बार खुद पढ़ लेना।
फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस कर लेते हैं। ये कहता है विलफुली टू डिसीव द पार्टी, ये कहता है विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द पार्टी, मतलब गलती हो गया। नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड मतलब जो चीज गलत है क्या उसकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज है या नहीं है। कहता है द पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, राइट टू क्लेम द डैमेज। कहता है ओ, नहीं लेकिन वो तो आई ही नहीं है अभी तो। अच्छा इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। और ये आवाज नहीं है भाई, मैं सोच रहा हूँ आवाज क्यों नहीं है। अब आ रही है। हाँ वरना वो कोई आता है तो आवाज आ जाती है। ठीक है, हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रॉड में हमने जैसा देखा कि विलफुली टू डिसीव द पार्टी, कोई बंदा रिप्रेजेंट करता ही है जानबूझ के किसी को धोखा देने का। यहाँ पे कहता है इनोसेंटली, यहाँ कहता है रॉन्गफुल। इनोसेंटली मतलब मासूमियत में हमारी कोई इंटेंशन नहीं है और हो गई मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब जैसे बच्चों मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपने इनोसेंटली, मैंने कहा कि बच्चों इसको तो आप कर लेना ये एग्जाम में आएगा और इसको मत करना ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट एग्जाम में उल्टा हो गया। जो मैंने मना किया था वो पेपर में आ गया जो क्या था, तो आप ये कहोगे सर ने फ्रॉड किया हमारे साथ क्या है, बड़ा बेशर्म आदमी क्या है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कहा कि ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं तो गुड फेथ में कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि वो आएगा नहीं आएगा। क्या मैं तुम्हें धोखा देना चाह रहा हूँ? क्या बेटा धोखा तुम खुद को दे रहे हो। अब देख मैं अगर शुरू हो गया ना तो आगे चला जाऊंगा बहुत, फिर एक एक पॉइंट पे बात आएगी फिर तेरे को बुरा लगेगा। ठीक है, सो धोखा तब होता है जब आदित्य को कुछ पता ही नहीं है सिलेबस के बारे में और वो नौशाद को कह रहा है ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, ये कर जा। ठीक है, ये धोखा और जो सारे टॉपिक इसने बताए वो सब सिलेबस से कट चुके हैं। चलिए तो नौ, ये तो प्रेजेंटेशन में मुझे पता ही नहीं था और था नहीं नहीं उसे पता है जानबूझ के तेरे को वो चाहता है कि तू, फेल हो जाए। हाँ। द पर्सन मेकिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कहता है जो रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है ना उसे पता है वो गलत बात है बट स्टिल वो स्टेटमेंट ऐसी दे रहा है, और सामने वाली पार्टी को क्या मिलेगा, राइट टू क्लेम डैमेज। यहाँ कहता है द पर्सन मेकिंग रॉन्ग स्टेटमेंट बिलीव इज टू बी ट्रू, जो गलत कर रहा है ना, जो स्टेटमेंट गलत कर रहा है बट उसके हिसाब से वो सही है। अगर मेरे हिसाब से सही है, मैं आपको सही ही बता रहा हूं, तो फिर मैं आपके साथ गलत थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन मुझे पता है चीज गलत है, लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूं कि भैया गलत चीज मैं तो सही बता रहा हूं, तो वो फ्रॉड होता है। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ। कहता है इन केस ऑफ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट इज voidable even though the aggrieved party had the means of discovering the truth with ordinary diligence। कहता है कि अगर नॉर्मल डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है आंख कान खोल के किसी भी चीज पे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना या फिर इंस्पेक्शन करना। तो कहता है अगर नॉर्मली थोड़े ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ भी अगर आपको उसकी सच्चाई की पता चल जाती है तो भी आपके एंड पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, वॉइडेबल। इवन अभी आपके साथ कुछ गलत हुआ नहीं है। यहां कहता है इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ एग्रीड पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ एंड ऑर्डिनरी डिलीजेंस। कहता है कि अगर आप पता लगा सकते हो कि सच क्या है और उसके बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट में हो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। वेयर एज अगर फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। बस ये कुछ था, ये पढ़ लेना बच्चों। मिस्टेक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, मैंने बता दिया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ होती है। मिस्टेक ऑफ लॉ में बच्चों कैसा भी हो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम करेंगे ही नहीं क्योंकि हम अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलेटरल बाइलेटरल हमने पढ़ा था, एक व्यक्ति की गलती होती है तो वैलिड रहता है, दोनों की गलती होती है तो वॉइड रहता है। ठीक है, कहता है एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। कहता है जहां पे अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी वहां वॉइड होगा। इसको जस्ट आप एक बार रीड कर लेना। अब ये नहीं, ये सिर्फ बता रहा है कि अनलॉफुल क्या है। कहता है व्हाट इज फॉर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जहां लॉ ने ही कुछ करने के लिए मना कर दिया वो अनलॉफुल हो गया। इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, बिल्कुल वही एक ही बात है।
वो फ्रॉड है, फ्रॉड लैंड ठीक है। इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज द इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ऐसा काम है जो किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है। या फिर अगर वो इमोरल है उसका ऑब्जेक्ट, यस, इमोरल मतलब जो मोरालिटी के अगेंस्ट है, किसी को मारना पीटना धोना, ठीक है। जस्ट एक बार आपको रीड करना है। फिर कहता है इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो होते हैं वॉइड एब इनिशियो। ये सिर्फ रीड करने के लिए, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आती है वॉइड एग्रीमेंट की बात। आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये 12 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ना इसके डीपली जाना है ना कुछ। कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो वॉइड है, इसमें कुछ कुछ में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कहता है एग्रीमेंट बाय और विद इनकॉम्पिटेंट पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट। पता है आपको कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, हाँ उसके भले के लिए कर सकते हैं। और अगर आपने भले इस तरीके से किया है कि हमने उसको नेसेसिटीज सप्लाई करी है। नेसेसिटीज में भी याद रखना इनकॉम्पिटेंट तीन है, पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड, और तीसरा है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसमें इंसॉल्वेंट कंपनी, फॉरेन एम्बेसडर, ये सब आते हैं। तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को छोड़ दें तो हमारे पास कौन बचता है, सिर्फ माइनर एंड अनसाउंड माइंड। तो इन लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमने इन्हें नेसेसिटी ऑफ एलियन एनिमी, भाई डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट कहता है एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू म्यूचुअल मिस्टेक। ये आपने देखा था, मिस्टेक अगर बाइलेटरल होती है दोनों लोग तो वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट ये भी अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जहां पे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। नेक्स्ट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट पार्शियली अनलॉफुल। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने अनलॉफुल पार्शियली किया या होली किया। जैसे मैंने कहा कि एक्स ने वाई को कहा कि एक्स को मारो, इतना मारो, मारते मारते उसे मार दो, अनलॉफुल है। लेकिन कहता है कि ऐसा करो, एक्स को मारोगे सिर्फ एक पैर तोड़ना उसका, जान तो नहीं ले रहे, तो पार्शली तो अभी भी अनलॉफुल है। चलिए, विदाउट कंसिडरेशन पता ही है। अब ये आते हैं बच्चों वो वाले पॉइंट। ऊपर के पॉइंट तो आपको एकदम से क्लियर थे, ये नॉर्मली हमारे जो नेसेसिटीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं की बात है। अब ये याद रखना है रेस्ट्रेंट टू मैरिज, किसी को शादी से रोकना, ये कानून क्या बोलता है, ये अनलॉफुल है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो 18 से, मतलब मैरिज वाली एज का आ जाता है, तो इंडिया में 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की इस एज पे आके शादी कर सकते हैं। 21 साल बोला ना, लड़के की बढ़ाई है सिर्फ 21 ही है। अच्छा, एक तरफ कानून कह रहा है कि वो लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन काफी सारी फैमिलीज, जब आप विलेजेस में जाओगे, गांव में जाओगे, वहां ऐसा नहीं होता। और चाइल्ड मैरिज आपने सुना होगा कि राजस्थान में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, प्रॉपरली होती है, बट स्टिल कोई नहीं रोक सकता उसको। क्यों? क्योंकि वो कस्टम्स बेस्ड है। कोई भी चीज अगर कस्टम्स या कल्चर बेस्ड होती है ना, तो उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डजंट मैटर वो चीज कितनी गलत है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट, अब वही पुरानी मूवीज का याद करो जहां पे जो एक्ट्रेस होती है, तो एक्ट्रेस के पिताजी हीरो से कहते हो ये लो ब्लैंक चेक, इस पे अमाउंट भरो और उसके बाद हमारी बेटी से ना मिलना। तो ये क्या कर रहा है, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज कर रहा है ना। तो बेटा आपको कभी भी कोई रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज करे तो आप बता देना दिस इज अनलॉफुल। अब याद रखना हम अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कि आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि शादी मत करना और ये लो हमसे 2 करोड़ रुपए, तो आप 2 करोड़ रुपए भी ले लो और शादी भी कर लो। अब तुम सोच रहे होंगे हमें कौन 2 करोड़ देगा शादी ना करने के, हमें तो करने में इतना माल नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। रेस्ट्रेंट टू या ऑफ ट्रेड, किसी को काम करने से रोकना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रोकना। इसका मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल केस बनाता हूं। ये तो इवन हमारे पास राइट टू वर्क हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दे रखा है। तो मैं किसी से एग्रीमेंट करता हूं कि एग्रीमेंट ये ले 10,000 रुपए, तू यहां काम नहीं करेगा, तो बंदा बिल्कुल काम करेगा, उसका मर्जी है, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में उसने गुडविल परचेज करके एडमिशन लिया है, तो उसे बोला है क्योंकि तुम अब हमारे पार्टनर हो, तो अब तुम यहाँ पे नियर बाय जोग्राफिकल एरिया में काम नहीं करोगे, तो ये बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब ऐसा ही केस था बच्चों, जब यूपी में अभी इससे पहले जब योगी जी की गवर्नमेंट आई थी, तो योगी जी की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम स्लॉटर हाउसेस बंद करेंगे। स्लॉटर हाउसेस होता है जहां पे जानवरों को मारा जाता है और फिर उनका मीट आगे सेल किया जाता है। हाँ, बूचड़ खाना जैसे हिंदी में कहते हैं। तो स्लॉटर हाउसेस काफी सारे थे जो बंद कर दिए थे। उसके बाद ये सारे के सारे लोग
गए कोर्ट के पास, और कोर्ट के पास कहा कि ये कैसे हमें ट्रेड करने से मना कर सकते हैं धर्म के नाम पे। तो कोर्ट ने इन लोगों के फेवर में डिसीजन दिया, कहा कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई राइट नहीं है, और जितने भी स्लॉटर हाउसेज है वो काम कर सकते हैं इसके अंदर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, या फिर जो आपको राइट टू ट्रेड देता है, राइट टू वर्क देता है, उसके अंडर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्लॉटर हाउसेस बंद हुए थे वो सब छोटे छोटे थे, और आप मानोगे नहीं कि इंडिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्लॉटर, मतलब अगर उसकी बात आई। और मोस्टली जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदू ओन्ड है, इवन मुस्लिम ओन्ड भी नहीं होते। तो कहने के लिए जो गवर्नमेंट एक फेस पे दिखाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और दूसरे फेस में एक्चुअल में कुछ और ही होता है। नेक्स्ट आता है लीगल प्रोसीडिंग। लाइक आपने किसी के अगेंस्ट कुछ किया, फिर वो कहता है कि भाई हम तो लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, क्या ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद रखना, केस में मत आना। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। ये बताया था बच्चों मैंने, वेजरिंग मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। शर्त लगाने के जो एग्रीमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, वॉइड होते हैं वो सारे के सारे। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, वो भी क्लियर है। एन एग्रीमेंट एंटर इनटू एग्रीमेंट इन फ्यूचर। एक एग्रीमेंट आप ऐसा कर रहे हो कि फ्यूचर में हम किसी एग्रीमेंट में जाएंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा वही नहीं होगा। क्यों? कहते आजकल तो लीगली फोन पे चल रहे हैं। तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो वैसा शर्त लगाना नहीं है कि बारिश आएगी तो वो किसी इवेंट पे बेस्ड है। इवेंट बेस्ड हो सकता है, इवेंट जहां पे गेम्स हो, ठीक है, जहां गेम्स हो वहां वो अलाउड है। उसके बाद एक वो शर्त नहीं है। शर्त लगाना अलग चीज होती है और प्रिडिक्ट करना अलग चीज होती है। काफी सारी शर्तों में हम चीजों को प्रेडिक्ट ही करते हैं। अब फिर वही है, वो बैटिंग है। बैटिंग बोलना शर्त लगाना थोड़ी है, वो तो बैटिंग है। बैटिंग में तो मेरा मन है ना, शर्त तो तेरी मेरी लग रही है, डिफरेंस है ना। तो बैटिंग, अब हमारी गवर्नमेंट ने उस तरीके से बैटिंग को लीगलाइज किया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट से आप डिस्कस करो कि ये तुमने कैसे किया। यहाँ तुम कह रहे हो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं हो सकते। सट्टा लगाना एक तरीके से गलत है। आपको अगर भरोसा नहीं होता, आप तीनों आज बैठ जाओ किसी पार्क में, कुछ पत्ते और ताश लेके और कुछ कैश लेके, ठीक है, आपको पुलिस पकड़ लेगी और धर लेगी। लेकिन वहीं आप आईपीएल में पैसे लगाओ, किसी चीज पे लगाओ, शेयर्स पे पैसे लगाओ, तो ये जो स्पेकुलेशन है ना, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस, ये सब लीगलाइज्ड है। तो दो टाइप के बिजनेस हैं, जो लीगलाइज्ड है उस पर आप कर सकते हो, जो नहीं है उस पर नहीं कर सकते। बट शर्त लगाना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बेटिंग। ठीक है। अब ये डिटेल में दे रखा है, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, ये सारी की सारी चीजें। अभी तो बचा हुआ कंटेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट हाँ, कंटेंट एजेंसी है। एग्रीमेंट। ठीक है, ये जो वेजरिंग वाला है ना, ये काफी बड़ा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी क्लियर तुम्हें सब हो जाएगा कि शर्त लगाने वाला होता है क्या क्या है। बुक, हाँ ये वाली बुक दे रखी है मैंने, हाँ जी, दे दूंगा। मैं डाउनलोड कर लिया ना ऐप में। तो ऐप के नीचे आप कितने पेज पे? इलीगल एग्रीमेंट, जस्ट रीड कर लेना। वाइड एग्रीमेंट आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ये एक इवेंट पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास इसका एक ही एग्जांपल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही सेम एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे गुड्स परचेज या सेल कर रहा हूं, तो अगर वो गुड्स ही कंटिंजेंट नेचर के हो जाएं, तो वो सेल भी कंटिंजेंट नेचर की हो जाएगी, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिंजेंट नेचर का हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने क्या बनाया बच्चों? ये मैंने इंडिया बनाया है, ये मतलब सेकेंड हाफ इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, गुजरात के नीचे नीचे से। तो ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, आपको पता है कि यहाँ मुंबई है, और नहीं भी है तो आप मान लो कि यहाँ मुंबई है, और ये है श्रीलंका, और ये है दुबई। तो भाई बहुत दूर है। अरे नहीं, तुम्हें क्या पता। उधर आएगी थोड़ी सफाई पर। ठीक है, अब यहाँ ज्योग्राफी मत वो करो, उसमें मैं हमेशा फेल होता आया हूँ, जैसा मिल रहा है वैसे मान लो। तो बच्चों, मुंबई से मेरा एक दोस्त आ सॉरी दुबई से मेरा एक दोस्त आ रहा था, जिसने कहा कि भाई हम आपके पास आएंगे शायद। जहां शायद लग गया, आपको पता है कि इवेंट कंटिंजेंट हो गई है, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मैंने कहा आप दुबई से आएंगे तो मेरे लिए कुछ 10 आईफोन लेके आना। तो इसने कहा ठीक है, मैं 10 आईफोन लेके आऊंगा, जो भी उसका प्राइस है वो आप मेरे को पे कर देना। बट इसने कहा था कि हो सकता है मैं इंडिया आऊंगा, बट मेरा मेन काम तो श्रीलंका है। और जिस दिन इसकी जर्नी है, तब तक इसे भी नहीं पता है कि ये, क्योंकि शिप के थ्रू आ रहा है, इसे खुद नहीं पता कि ये यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो इस गुड्स को हम कंटिंजेंट गुड्स बोलेंगे, और उस गुड्स के ऊपर जो एग्रीमेंट हो रहा है उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक इवेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये अच्छे से बस रीड करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। फाउंडेशन में फाउंडेशन नेक्स्ट आता है बच्चों परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी आपको याद रखना है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है जहां हम पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी, अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिए। एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है जहां हमने कोशिश तो की लेकिन परफॉर्म कर नहीं पाए। तो हमने अटेम्प्ट करी थी लेकिन सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा। ठीक है, तो जब सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं करा तो उसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। वैलिड टेंडर छोड़ देना, ये नहीं है अब उसका पार्ट। जितनी चीजें मैं आपको छुड़वा रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें आपको एकदम छोड़नी है। मन करे तो एक बार रीड कर लेना, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। कुछ भी नहीं, वो प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव होता है। हाँ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं हम। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे। अब यहीं से देख लो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकता है। पहला, बाय परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। चाहे एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दो जहां पे आपकी परफॉर्मेंस सामने वाले ने ले ली हो, या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करो जहां पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सामने वाला ना ले, लेकिन आपने कोशिश करा बट खत्म हो गया। म्यूचुअल एग्रीमेंट जहां पे आप दोनों आपस में डिसाइड करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे और ये सब एग्जाम में 1 मार्क में कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको फिलहाल छोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जहां पे लॉ आके कहे कि भाई अब तुम्हारे बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, खत्म हो चुका है। जिसमें डेथ आता है, मर्जर आता है, इंसॉल्वेंसी आप समझते हो, डेथ आप समझते हो। मर्जर का मतलब होता है जहां पे हम और ज्यादा अपनी जो कंडीशंस होते हैं वो एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। और अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन का मतलब होता है जहां पे आपको उस पर्टिकुलर चीज पे कोई हक नहीं था लेकिन आपने उस पे अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन, किसी ऐसे फैक्ट को आपने चेंज कर दिया जिसके आपके पास अथॉरिटी थी ही नहीं। खैर, इसको भी हम इंसॉल्वेंट मर्जर को और इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल फोर्थ कहते हैं बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये आपको क्लियर है कि इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 5 मई तक अपना एग्जाम फॉर्म भरो, 15 तक। आप 16 को भरोगे, नहीं मिलेगा भरने को। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्चुअल ब्रीच भी हो सकती है, एंटीसिपेटरी भी हो सकती है। एक्चुअल मतलब सामने वाली पार्टी ने कह दिया मैं तो नहीं दे रहा अपनी परफॉर्मेंस, कर लो क्या कर लोगे। एंटीसिपेटरी जहां मुझे पता चल गया कि इस बंदे की अब ऐसी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि ये परफॉर्मेंस दे पाएगा। नेक्स्ट आता है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे पॉसिबल ही ना हो कि परफॉर्मेंस हो सकती है। चलिए, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है बाय डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ये आप पढ़ लेना। यहां से हम चलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही हम कुछ ऐसा म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों ने म्यूचुअली उसको खत्म कर दिया, ऐसा भी हो सकता है उसको खत्म करके कुछ नए पॉइंट्स ऐड करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। हाँ हाँ, वो आगे डिपेंड करता है। उस पे ये डिपेंड करेगा छोटी छोटी कंडीशन चेंज करिए या बड़ी बड़ी कंडीशन, तो उस पर डिपेंड करता है नोवेशन होगा, मर्जर होगा कि क्या होगा। तो नोवेशन कहता है इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है काउंटर ऑफर क्या था? काउंटर ऑफर ही क्या होता है? नोवेशन। बस फर्क इतना है, वहां ऑफर था, यहाँ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है नोवेशन के बाद एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा। बी आता है रिसीजन। रिसीजन मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी और ऑल द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टरेशन। अल्टरेशन का नॉर्मली मतलब होता है चेंज करना या अल्टर करना। अल्टरेशन मींस चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कंसेंट। जहां पे हम एक से ज्यादा कंडीशन को चेंज कर देंगे
कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल वैसे ही, बस एक आध कंडीशन हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई शादी हो रही है तो दूल्हा तो घोड़ी पे चढ़ के आएगा। फिर बाद में हमने कहा चलो भाई शादी करनी है ना तो दूल्हा घोड़ी में नहीं गाड़ी में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी शादी का है, चल रहा है, बस एक कंडीशन चेंज कर दी है। अच्छा ये एक्चुअल में मत समझ लेना, ये हाउस होल्ड वाला एग्जाम्पल था, ऐसे दे दिया। नेक्स्ट आता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग द लेसर कंसिडरेशन देन अग्रीड। तो रिमिशन का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको परफॉर्मेंस दी, आपने कहा सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है 100 की जगह 50 रुपए दे दो। ठीक है, तो 100 की जगह 50 रुपए क्या हुआ, आपने अपनी कंसिडरेशन को कम कर दिया। उल्टा भी हो सकता है, आप पैसे कम दे रहे हो तो मैंने कहा मैं परफॉर्मेंस कम दूंगा। इवन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पैसा और परफॉर्मेंस दोनों क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन हम दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। याद रखना है, दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती है उसके लिए। नेक्स्ट आता है वेवर। वेवर तो आपको पता है क्या होता है, जब कोई बंदा अपना राइट वापस ले लेता है, अपने राइट को वापस ले लेता है, अपने राइट को यूज नहीं करता, तो उसको बोलते हैं राइट को वेव कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मर्जर। मर्जर का मतलब बच्चों कन्वर्टिंग इंफीरियर राइट टू सुपीरियर राइट। अब देखो मर्जर का एग्जांपल, मान लो बच्चों ये घर है, किसका घर है ये बताओ, ये ए का घर है, ठीक है, ये है बी। बी ने कहा कि सर मुझे अपना घर दे दो रेंट पे। तो ए ने कहा भाई साहब ले लो आप रेंट पे, 10,000 पर मंथ रेंट होगा। तो क्या ए यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, यस और नो? क्या बी यहाँ पे टेनेंट है, यस और नो? यस। तो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, मान लेते हैं बच्चों 1 साल के लिए। तो आपको पता है ना बच्चों, 1 साल तक ये हर महीने 10,000 देता रहेगा। बट हुआ ऐसा कि 1 जनवरी से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था और 31 दिसंबर तक ये कॉन्ट्रैक्ट होना था। तो टेनेंट जो था बी, बी को आदित्य के घर में बहुत मजे आने लगे, तो बी ने यहां डिसाइड किया 4 या 5 महीने बाद और बोला भाई ए जी मुझे अपना घर सेल कर दो। आदित्य ने कहा आज भी मेरा घर बिकाऊ नहीं है। हाँ ज्यादा पैसे दोगे तो अलग बात है। इसने कहा हाँ दूंगा ना ज्यादा पैसे। तो आदित्य ने कहा कि भाई 50 लाख का घर है। बी ने कहा कि ले 55 लाख ले मेरे से और घर मुझे दे दे। तो ए ने सेल कर दिया होगा अपना घर। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का है ना रेंट देने का, क्या अब ये दोबारा रेंट देगा? अब ओनर कौन बन चुका है? तो पहले बी का जो राइट था वो टेनेंट वाला था, तो टेनेंट इंफीरियर राइट देता है, आप यूज तो करोगे लेकिन एज ओनर यूज नहीं करोगे। लेकिन ओनर बनने के बाद क्या ये खुद को रेंट देगा, क्योंकि ओनर तो यही है। इसको हम बोलते हैं मर्जर, जहां पे सुपीरियर एंड इंफीरियर राइट आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा जब मेरे पास सुपीरियर राइट आएगा तो मैं खुद को तो परफॉर्मेंस दूंगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप, ये जो हमारा रेंट जिस दिन भी घर बिका उसी दिन ये एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डेथ तो हम समझते हैं, इंसॉल्वेंसी भी समझते हैं। अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन मतलब ये है कि आपको कोई चीज चेंज करनी थी जिसके लिए आप ऑथराइज्ड नहीं हो और आपने वो काम कर दिया। कहता है विदाउट अप्रूवल ऑफ अदर पार्टी कम्स टू एन एंड द कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंस और लीगल इफेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए एग्रीज अपॉन अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 5,000 टू बी, बी द अमाउंट एज 50,000, ए लायबल टू पे ओनली 5। तो भाई ए ने उसको कहा, सोचो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है ना बच्चों, एक बंदा ड्रॉर होता है और एक ड्रॉई होता है। अब सोचो कि क्रेडिट सेल परचेज जो हुई है वो सिर्फ 5,000 की हुई है, पर ड्रॉर कहता है कि भैया मैंने तो बिल बना दिया है 50,000 का। तो क्या 50,000 के बिल को वो आएगा साइन करने के लिए? नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि भैया लीगली आपको सिर्फ 5,000 लेने की पावर है या फिर राइट है, तो आप कैसे 50,000 रुपए मांग सकते हैं? तो इसको मानता है कि आपस में आपने मटीरियल ऑल्टरेशन कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से मर्जर आ गया। मर्जर का पॉइंट हमने किया है जहां पे हमारा सुपीरियर राइट इंफीरियर राइट के साथ चेंज हो जाता है। बस ये पॉइंट भी खत्म हो गया। फिर डिस्चार्ज बाय ब्रीच, जहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पर पार्टी सीधा परफॉर्मेंस करने से मना कर दे या परफॉर्मेंस करने के लायक ना रहे। हम्म
नेक्स्ट कहता है बच्चों रेमेडीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट एक बार रीड करना है, एग्जाम में सवाल ही नहीं होता आएगा आपके, फाउंडेशन में आ सकता है लेकिन इंटर में नहीं आएगा। रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले रिसीजन, रिसीजन मतलब होता है टर्मिनेट करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ ब्रीच हुआ है, सामने वाले ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दोगे। सूट फॉर डैमेजेस, बिल्कुल, अगर आपका वहां नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन मांगोगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेना चाहो तो ले सकते हो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब, एक तो मैंने तुमसे काम कहा था, तुमने वो काम नहीं किया। जैसे मान लो कि मैंने कहा था कि भाई ये मेरी गाड़ी है, हाँ वो तो तुम कभी करोगे नहीं, उस एग्जाम्पल को नहीं लेते। ये मेरी गाड़ी है, मैंने कहा था मेरी गाड़ी का ध्यान रखना, लेकिन तुमने ऐसा ध्यान रखा कि इसका एक्सीडेंट करवा दिया बुरी तरह। तो मैंने कोर्ट से ये तो कहा कि मेरे को कंपनसेट कराओ, और मैंने कोर्ट से एक और वो लिया कि मेरी गाड़ी के 10 मीटर के आसपास भी ये बंदा नहीं आना चाहिए। तो कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि 10 मीटर पास भी इसके पास ही आता है तो इस पे पेनल्टी लगा देना। हमारे इंडिया में ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ऐसा जब मदर फादर या फिर पेरेंट्स लोग अलग होते हैं तो बच्चे के, जब बच्चे की वो मिलती है कस्टडी, तो वहां ऐसा बोलते हैं कि एक्स की परछाई भी नहीं आनी चाहिए उसके बच्चे तक, अगर एक्स खराब होता है तो। बट विदेशों में ऐसा होता है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेस पासिंग कर देता है ना, तो ट्रेस पासिंग करने पे कंपनसेशन तो देना अलग है, जेल होगी वो अलग है, और अलग से रूल होता है कि आप उसके घर के 10 मीटर के भी पास नहीं आओगे। अगर 10 मीटर के पास पकड़े गए ना, तो तुम पे फाइन अलग लगाया जाएगा। वो अलग बात है, मैंने एक एग्जांपल दिया, तो सीरियस मत हो। ठीक है, नेक्स्ट ये है बच्चों क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब ये है कि किसी ने, हाँ, जितना मेरे साथ काम किया उतने मैंने पैसे दे दिए, जितना नहीं किया उतने हटा दिए। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको 500 रुपए की परफॉर्मेंस दी है, तो 500 रुपए तो मैं अपने चार्ज करूंगा ही करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सूट फॉर इंजंक्शन। ये जो सूट फॉर इंजंक्शन है, और इससे पहले जैसे हमने मटेरियल अल्टरेशन, मर्जर, नोवेशन, ये सब पढ़ा है, वो सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उनको आप ध्यान रखना। सूट फॉर इंजंक्शन ये वही है बच्चों, जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको कोई स्पेशल राइट मिलेगा, जहां कोर्ट से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लेके आते हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कुछ पॉजिटिवली भी हो सकती है, नेगेटिवली भी हो सकती है। तो नेगेटिवली अगर होती है तो उसको इंजंक्शन कहते हैं। कहते हैं ऑर्डर टू प्रोहिबिट। ऑर्डर कौन देता है बच्चों? हमेशा कोर्ट। जहां कोर्ट ऑर्डर करता है, प्रोहिबिट करता है एक पर्सन को कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी बच्चे के पेरेंट्स अलग अलग होते हैं डाइवोर्स की वजह से, तो जब कस्टडी जिसको मिलती है, जिसको नहीं मिलती, उसको बोला जाता है कि आप बच्चे के पास नहीं जा सकते। और अगर डाइवोर्स हुआ ही इसी बेसिस पे है कि वो अपने बच्चे को ठीक से ट्रीट नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट ऑर्डर कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है उस बंदे को मिलने के लिए। अब एक और इसका सूट फॉर इंजंक्शन मतलब इस तरीके का है कि कोर्ट ने नीरव मोदी को प्रोहिबिट किया हुआ है कि तुम चाह के भी नहीं कर सकते, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते हो जो शेयर से रिलेटेड होगी। तो उसके अगेंस्ट अलग से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं इंजंक्शन। बट इंजंक्शन तब होता है जब उसने किसी के साथ ब्रीच करी हो। तो जैसे किसी ने किसी के साथ ब्रीच करी है, मैंने आपको गाड़ी दी थी, आपको कहा था कि इसका ध्यान रखना, आपने नहीं किया, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी से भी 10 मीटर दूर रहिए, तो मैं आपको उसके पास आने से भी प्रोहिबिट कर रहा हूँ। ठीक है, नोवेशन के बाद काजी कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं। काजी कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटम मेरिट। ये भी हो ही गया। क्वांटम मेरिट जैसे मैंने बताया था कि जहां पे हम प्रोपोर्शनेटली कर लेते हैं, एज मच एज अर्न, जितना अर्न है उतना दे देंगे। बस एक बार रीड कर लेना, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ये हमें करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड वो चारों के चारों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही फिनिश करवा दूंगा। तो आज की कक्षा सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है। आप ये सारी की सारी चीजें पढ़ लेना, जो जो स्पेशल